दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। आज 25 जनवरी 2023 के हम लोग इस वीडियो में देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि यह पुरस्कार 6 कैटेगरीज में प्रदान किया जाता है और 2023 में 11 बच्चों को किया यह पुरस्कार प्रदान किया। अब बताना तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका पूछा गया कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। अगर बात करें कि 6 कैटेगरीज में जो प्रदान किया गया, ये कौन कौन सी 6 कैटेगरीज हैं, तो नवाचार, इनोवेशन, दूसरा याद रखिएगा सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा, और तीसरा स्कोलास्टिक का मतलब हुआ अगर आपके अंदर कोई विद्वता है तो उसके लिए प्रदान किया जाता है, और इसके बाद चौथा स्पोर्ट्स, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृत, और अगला वाला छठी कैटेगरी इसमें बहादुरी, वीरता, ब्रेवरी। तो ये 6 कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा। इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्कोलास्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और ब्रेवरी, इन 6 क्षेत्रकों के लिए प्रदान किया जाता है। अगर बात करें 2023 के लिए टोटल 11 बच्चों को प्रदान किया गया, जिनमें बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल्स कितनी है 5, और टोटल संख्या पूछी जा सकती है तो यह 11 है। और यह जो टोटल 11 संख्या है, यह 11 संख्या ये 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इनका चुनाव किया गया है। अब एक नज़र इनमें नाम पर नज़र डाल लेते हैं कि हो सकता है कि आगे कभी क्वेश्चन सुमेलित करवा दिया जाए। तो आदित्य सुरेश ये सिंगर हैं, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला यम गौरवी रेड्डी, ये कौन है, डांसर हैं, इनको प्रदान किया गया। अगला संभव मिश्रा, ये इनोवेशन के क्षेत्र में इनको क्रिएटिव यंगस्टर के लिए दिया गया, तो संभव मिश्रा। अगला श्रेया भट्टाचार्य जी, ये तबला, ये आगे ध्यान रखिएगा, ये तबला कलाकार हैं। कौन, श्रेया भट्टाचार्य जी, तो ये तबला आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा अगला बहादुरी के लिए रोहन रामचंद्रन बहिर को प्रदान किया गया, तो अगला नाम भी ध्यान रखिएगा बहादुरी के लिए। अगला आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इनोवेशन के लिए आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रदान किया गया। ऐप विकसित करने के लिए ऋषि शिव प्रसन्ना को प्रदान किया गया। अनुष्का जोली को इनोवेशन के लिए प्रदान किया गया। अगला हनाया निसार को फिटनेस के लिए प्रदान किया गया। अगला है सौरजीत रणजीत कुमार खैरे, इनको ये मलखम्ब जो मध्य प्रदेश का फोक कहा जाए स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए मलखम्ब को सौरजीत रंजीत कुमार खैरे को मलखम्ब के लिए प्रदान किया गया। तो ये श्रेया भट्टाचार्य जी तबला वादक, ध्यान रखिएगा। अगला मलखम्ब वाला याद रखिएगा, सौरजीत रंजीत कुमार खैरे। अगला मीत कुमारी कोला गातला अलाना, ये चेस के प्लेयर हैं, इनको प्रदान किया गया। और तो ये 11 नाम आपके सामने हैं। सबसे लास्ट वाला चेस प्लेयर वाला भी ध्यान रखिएगा, मीत कुमारी कोला गातला अलाना मीनाक्षी, ये इनका पूरा नाम है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और इस 2023 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हो रहे हैं, तो ये अब यहाँ पर नाम आपके सामने नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये अब्दुल फताह अल सीसी पूछा गया किस देश के राष्ट्रपति हैं जो इस बार 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में भारत में उपस्थित होंगे। तो ये कहाँ के हैं, 4 ऑप्शन हैं, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मिस्र। तो ये कहाँ के, मिस्र के राष्ट्रपति। ये मिस्र वही देश है जहाँ पर अभी COP27 का आयोजन किया गया, और मिस्र के किस स्थान पूछे तो शर्म अल शेख नामक स्थान पर COP27 का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला 2023 की थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, वोट के समान कुछ भी नहीं, आई वोट फॉर श्योर, मैं निश्चित ही वोट करता हूँ, आई वोट फॉर श्योर, मैं निश्चितता के लिए वोट करता हूँ।
ये इस बार की थीम रखी गई, तो आप हिंदी के चक्कर में ना पढ़ के इंग्लिश वाला ही थीम याद करिएगा। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये इस बार की थीम है। क्यों ये मनाया जाता? पहली बात तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, यह मतदाता को मतदान का कितना महत्व है इनके बारे में पता चले, जागरूकता आए, इसीलिए इसे हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप कहेंगे ये बताइए 25 जनवरी ही क्यों, 27, 28 कुछ भी जनवरी रखी जा सकती है। तो 25 जनवरी का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला, ये कब से शुरुआत हुई? तो ये 1950 से नहीं शुरुआत हुई है। 1950 में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 24 जनवरी को, लेकिन 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ये 2011 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा? तो 2011 से मनाया जा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 इसके पहले हालांकि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमने इसको शामिल कर लिया है। 14वां एरो इंडिया 2023 के संदर्भ में विचार करना है। 14 नंबर का जो एरो इंडिया है, इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। 2023 की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखा गया है क्या? और एशिया का ये सबसे लार्जेस्ट शो है क्या? 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। तो ये 14वां यूरो इंडिया 2023 का जो आयोजन होगा, ये कब? 13 से 17 फरवरी के बीच होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। और 2023 के थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ को रखा गया और एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये शो है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला, बाई एनियल, यानी वर्ष, जब 2 वर्ष में एक बार किसी भी चीज़ का आयोजन किया जाता है तो उसी को द्विवार्षिक या बाई एनियल के नाम से जाना जाता है। तो ये द्विवार्षिक ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स के नाम से जाना जाता। 2023 का आयोजन ये 17 से 22 जनवरी 2023 के बीच कहाँ होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें ट्राई सर्विसेज का मतलब हुआ कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के द्वारा मिलकर एक्सरसाइज की जाती है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता? एम्फेक्स के नाम से जाना जाता। तो 2023 वाली ये कहाँ होगी? काकीनाडा। काकीनाडा है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश। वैसे यहाँ पर जितने भी प्लेस आपके सामने दिए हैं सभी आंध्र प्रदेश के हैं, लेकिन एम्फेक्स पूछा जाए तो ये कहाँ होगा? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होगा। ये पहली बार है कि इसका आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। और यह अब तक जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला 6ठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने श्री अश्विनी कुमार वार्ष्णेय, आपको पता होगा अश्विनी कुमार वार्ष्णेय क्या है, इनके साथ एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग से पूछा जा सकता है कि भर ओएस, यानी ये आपका BHAR भार या भर, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको करना हो करिए। ओएस से मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला तो ये भार ओएस है क्या? तो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया। अगला क्वेश्चन बनेगा इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसे परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो परीक्षण इसका शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साथ में अश्विनी कुमार वार्ष्णेय, इन दोनों ने मिल करके इसका टेस्टेड किया है, इसका परीक्षण किया है। तो ये क्वेश्चन आपके तीन यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। भार ऑपरेटिंग सिस्टम ये है क्या? तो एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसे IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया।
किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका परीक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो इस समय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और ये श्री अश्विनी कुमार वासनिक के साथ मिलकर इसका परीक्षण किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, प्रथम इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, बॉम्बे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगर भोपाल की बात करें तो इंटरनेशनल इंडिया साइंस कांग्रेस का आयोजन 2023 का कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। इंदौर की बात करें तो इंदौर में प्रवासी दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता वो कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। और इसकी थीम कई हमने पीछे बता चुके हैं, आप लोग तो थीम को लिखिएगा कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के साथ क्या आगे डॉट डॉट आपको बताना है कि ये थीम क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार प्रथम जो इंडिया स्टैक चूँकि पहली बार हो रहा इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्रथम इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला एससीओ। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता। अब एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, मुंबई, पणजी यानी गोवा की राजधानी, अगला कोलकाता, अगला गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में इसका आयोजन होगा। बात करें एससीओ की तो एससीओ आपको पता होगा, एससीओ की स्थापना 2001 में की जाती है। एससीओ की स्थापना संघाई +5 के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये एससीओ की स्थापना कब? 2001 में की जाती है। और इसमें एससीओ जो है, एससीओ में वर्तमान में टोटल कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में टोटल कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें तो इसमें टोटल 8 + 1, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये आधिकारिक रूप से ईरान को स्वीकार नहीं किया गया, तो अभी 8 लगाइएगा। 8 इसमें मेंबर हैं, जिनमें एक तुर्कमेनिस्तान हटा दीजिए, बाकी 4 तान हैं। और उसके बाद फिर रसिया और चाइना है, तो 6 हो गए। और 2 कौन बचे? तो 2017 के अस्ताना सम्मेलन में किसको शामिल किया गया? इंडिया और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया है। और अभी 2022 वाली इसकी मीटिंग कहाँ हुई? तो 2022 वाली इसकी समरकंद में इसकी मीटिंग हुई है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। 23 वाली इसकी मीटिंग कौन कर रहा? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। अगला, तो इसमें फेस्टिवल विल ओपन विद ए वर्ल्ड, इसमें तमिल फिल्म से इसका यानी शुरुआत होगी। ये पूछा जा सकता अपाथा, कौन सी? अपाथा फिल्म से इसका ओपनिंग होगी। और इसमें मराठी फिल्म गोदावरी और गुजराती फिल्म द लेटेस्ट फिल्म शो ये नाम है, द लास्ट फिल्म शो ये नाम है। इसको नॉमिनेटेड किया गया अंडर कंपटीशन सेक्शन फ्रॉम इंडिया। जो कंपटीशन सेक्शन है उसमें भारत की तरफ से नामित होने वाली पूछा जा सकता कौन फिल्म है? तो ये गोदावरी मराठी फिल्म है। गुजराती फिल्म कौन है? द लास्ट फिल्म शो। और ये ओपनिंग किससे होगी? तमिल फिल्म अपाथा से इसकी शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पूछ रहा है कि दिशा प्रोग्राम का संबंध किससे है? न्याय से, कृषि से, शिक्षा से, उद्योग से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्याय से। दिशा की फुल फॉर्म पूछे तो अगर दिशा की फुल फॉर्म पता है तो अपने आप इसका पता कर सकते हो। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव, यानी डी से डिजाइनिंग, आई से इनोवेटिव, एस से सॉल्यूशंस फॉर और एच से होलिस्टिक, ए से एक्सेस टू जस्टिस। ये इसकी फुल फॉर्म है दिशा की। तो समग्रता यानी सभी लोगों की न्याय तक आसानी से पहुंच हो, इसके लिए नवाचारी तरीकों को अपनाया जा रहा। तो नवाचारी तरीकों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ई कोर्ट, ई मोबाइल कोर्ट, ये सब जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन आप देखते हो, ये सब इसी दिशा के अंतर्गत इसको शामिल किया जा रहा है। तो डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका संबंध आपको पता चल चुका होगा कि दिशा प्रोग्राम का संबंध क्या है? जस्टिस, न्याय से है। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसमें आप गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मेथेनॉल है तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग होगा, लगाओ।
और जैसे ही इसे लगाते हो जाता है गलत, तो ये मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम यानी मेथेनॉल का जो मेथेनॉल भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है या भारत में जो प्रोडक्शन होता है, इसी के संवर्धन के लिए नीति आयोग के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। जी हाँ, मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम यानी मेथेनॉल पर आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट किया जाए, चाहे वो निर्यात के माध्यम से हो और चाहे या अन्य तरीकों के माध्यम से, इसी की सुनिश्चित करने के लिए मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ना कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या मंत्रालय। तो ये आज का था करंट अफेयर्स। आपके क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। कल के करंट अफेयर्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।